पड़ोसी देश बांग्लादेश से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ हिंसा का दौर एक बार फिर से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। हिंदुओं पर जो बर्बरता है वो रुकने का नाम यहां नहीं ले रही है और अब 48 घंटे में बांग्लादेश में चुनाव भी होने हैं और आम चुनाव से पहले एक बार फिर से एक हिंदू व्यापारी को यहां निशाना बनाया गया है। चुनाव से पहले एक बड़ी घटना सामने आई है। चावल व्यापारी सुषेण चंद्र की यहां बेहद ही बर्बर तरीके से हत्या की गई है। मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए पल्लवी मौजूद हैं। पल्लवी आपको बताएंगी क्या कुछ पूरा मामला है, कैसे एक व्यापारी को मौत की घाट यहां पर उतारा गया, और यह भी समझेंगे कि चुनाव जो होने वाले हैं 48 घंटे में, यानी कि 12 फरवरी को आम चुनाव वहां पर है, कौन कौन सी पार्टियां जो है इस वक्त मैदान में हैं। पल्लवी, क्या कुछ पूरा मामला ये है और एक बार फिर से यहां पर एक हिंदू व्यापारी को निशाना बनाया गया? बिल्कुल चेतन, अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार जब चुनाव होने हैं उससे पहले बांग्लादेश और भारत के बीच तनाव भी देखने को मिला और लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। तो ये शॉकिंग घटना जो है वो मेमन सिंह जिले से सामने आई है, जहां दीपू दास को कट्टरपंथियों ने सबसे पहले जो है वो मार दिया था। उसके बाद उनकी बॉडी के साथ जिस तरीके से बर्बरता दिखाई गई थी वो भी हमने देखा। और अब हम देख रहे हैं कि इस बार एक हिंदू चावल व्यापारी जिसका नाम है सुषेण चंद्र, उसको निशाना बनाया गया, जिसे पहले कुल्हाड़ी से काट दिया गया और उसके बाद में उसके शव को वहीं उसके दुकान में ही जो गला होता है जिसमें लोग जो व्यापारी होते हैं पैसे रखते हैं, उस पर ही छोड़कर जो हत्यारे हैं, जो कट्टरपंथी हत्यारे थे, वो भाग गए। तो ये घटना जो है मेमन जिले से के त्रिशाल उप जिले में हुई है और जहां एक मैंने कि आपको बताया कि एक चावल व्यापारी जो है उसकी हत्या कर दी गई है। बांग्लादेश में चुनाव होने हैं 12 फरवरी को और उससे पहले भी हमने देखा है कि जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ उस वक्त से ही बांग्लादेश में लगातार तनाव के माहौल बने हुए दिखे हमें। लगातार हिंदुओं को टारगेट किया गया और अब जो है एक व्यापारी को टारगेट किया गया है और उसकी बर्बर तरीके से जो है हत्या कर दी गई है। हत्यारे जो है उनके दुकान में आए जब वो अकेले थे और उनकी हत्या कर उनके दुकान में उनके शव को छोड़कर चले गए और उन्होंने ये भी प्लान बनाया कि उन्होंने शटर डाउन कर दिया और वो वहाँ से चले गए ताकि उनकी जो बॉडी है वो सड़ती रहे और लोगों को इसकी भनक तक ना लगे। लेकिन वहाँ जो मौजूदा लोग थे और वहाँ जो पुलिस थी उनको ये जानकारी मिली और वो उन्होंने ही जो है इस जानकारी को साझा किया है। तो इस तरीके से जो है ये जानकारी सामने आई। आपको बता दें कि ये मेमन सिंह जिले के त्रिशाल उप जिला में जो है ये घटना हुई है, जहाँ इस व्यापारी जिसका नाम है सुषेण चंद्र सरकार, इनको टारगेट किया गया और इनकी जो है वो हत्या कर दी गई। आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले हमने देखा कि और भी कई लोगों को और भी कई हिंदुओं को खासकर जो है बांग्लादेश में टारगेट किया गया है, निशाना बनाया गया है। सबसे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से दीपू दास को कट्टरपंथियों ने जो है वो निशाना बनाया था, उनके साथ बर्बरता दिखाई। और न सिर्फ दीपू दास बल्कि कई और ऐसे लोग थे जिनको उनके धर्म को देखकर उनको निशाना बनाया गया और इसको लेकर जो गुस्सा था, जो आग थी, वो कहीं ना कहीं भारत तक भी पहुंची थी और भारत में भी कई लोगों ने सड़कों पर आकर इसके खिलाफ अपना गुस्सा जो है वो जाहिर किया था और भारत सरकार से भी ये मांग की थी कि कोई बड़ा एक्शन ऐसे लोगों पर बांग्लादेश में लिया जाए, बांग्लादेश सरकार से अनुरोध किया जाए कि ये क्यों हो रहा है। उसके बाद हमने टेंशन भी देखी दोनों देशों के बीच में। जो हमारे डेलीगेट्स थे उनको वापस बुला लिया गया, उनको भेज दिया गया। हमने भी यहाँ से जो डेलीगेट्स बांग्लादेश के थे उनको भी यहाँ से वापस बांग्लादेश ने बुला लिया था। बिल्कुल चेतन, और इससे पहले आपको बता दूं, हमारे दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है कि मेमन सिंह में जो है ये तीसरी घटना है। इससे पहले दो और जिसका मैंने जिक्र भी किया, जिससे अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय जो है लगातार डर के माहौल में जीते हुए नजर आ रहे हैं। उनके बीच ये चिंता है क्योंकि हमने इससे पहले जिस तरीके से वहाँ जब सरकार गिरी, यूनूस की सरकार, अंतरिम सरकार आई, उस वक्त भी हमने देखा कि किस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया गया। उनके घर में जो है कट्टरपंथी घुस रहे हैं, उनकी महिलाओं को, घर में जो महिलाएं हैं उनको टारगेट किया गया, मंदिरों को टारगेट किया गया। तो अब ये लगातार हम देख रहे हैं। इससे पहले बेजेंद्र विश्वास नाम के व्यक्ति को जो है उनको वो गारमेंट फैक्ट्री में उनकी जो है उनके दोस्त ने ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी, ये हमने देखा। उससे कुछ दिन पहले इस इलाके में फैक्ट्री में काम करने वाले दीपू दास को जो है टारगेट किया गया था। तो ये सब लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग देख रहे हैं, ये आने वाले आम चुनाव को लेकर किया जा रहा है क्योंकि सिर्फ 48 घंटे बच गए हैं। अगर हम इस पर बात करें कि आखिर कौन कौन सी बड़ी पार्टियां, कौन से ऐसे दल जो हैं वो इस वक्त मैदान में हैं, क्योंकि बहुत कम समय अब चुनाव को लेकर बचा है और एक
चिंता ये भी है कि बहुत फेयर चुनाव वहां पर हों, कट्टरपंथियों की जो एक सोची समझी साजिश अगर इसे कहें कि वो जो करना चाहते हैं वहां पर वो कामयाब ना हो पाए, इसके लिए भी एक बहुत चिंतित जो चीज़ें वहाँ पर बनी हुई है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इन आम चुनावों में भारत की भी पूरी नज़र है, क्योंकि वहाँ पर जो एक मुख्य विपक्षी पार्टी अभी अवामी लीग के सामने हुआ करती थी, बीएनपी, उनके एक बड़े नेता तारिक रहमान वो बांग्लादेश में हैं, तो उनको लेकर भी काफ़ी नज़र जो है इस वक्त बांग्लादेश में भी कई लोगों की बनी हुई है, भारत में भी बनी हुई है। तो कौन कौन से और दल बीएनपी के अलावा मैदान में है? बिल्कुल चेतन, अगर मौजूदा समय की बात करें तो बांग्लादेश की राजनीति से शेख हसीना की पार्टी यानी कि अवामी लीग को जो है वो अलग रखा गया है। हालांकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और तारिक रहमान यानी कि बीएनपी की जो स्थापना 1978 में हुई थी, ये पार्टी राष्ट्रवाद, इस्लामी मूल्यों और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन करती है। तो बीएनपी का हम जिक्र कर रहे हैं, तो बीएनपी को पारंपरिक रूप से अवामी लीग की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी भी मानी जाती है। वो इस आम चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। उनका जो है मजबूत जो है एक स्टैंड जो है वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। इसके बाद अगर हम अगली पार्टी की बात करें तो जमाते इस्लामी बांग्लादेश और शफीकुर रहमान, जो ये पार्टी जो 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान समर्थक रही थी, जिसके कारण इसकी छवि भी विवादास्पद रही है चेतन, ये लगातार देखा गया है। तो ये पार्टी जो है ये बांग्लादेश आम चुनाव में उतरने वाली है। इसके अलावा नेशनल सिटीजन पार्टी और नाहिद इस्लाम, अगर इसके बारे में थोड़ा जिक्र करें चेतन, तो इसका गठन जो है वो फरवरी 2025 में हुआ था। ये मुख्य रूप से छात्रों के नेतृत्व वाली पार्टी है, जिसे 2024 के शेख हसीना विरोधी प्रदर्शनों के प्रमुख चेहरों को बनाया है। और इस पार्टी ने चुनावों के लिए जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले इस्लामी गठबंधन के साथ रहने का ऐलान भी किया है। अगर हम जातीय पार्टी की बात करें तो जातीय पार्टी की स्थापना जो है पूर्व सैन्य शासक हुसैन मोहम्मद इरशाद ने की थी। एक समय था जब पार्टी किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रही थी, और ये भी जो है वो इसमें हिस्सा लेगी। हुसैन मोहम्मद इरशाद के निधन के बाद पार्टी कमजोर हालांकि हुई, लेकिन आज भी ये संसद में मौजूद है। जातीय पार्टी अक्सर जो है अवामी लीग का समर्थन करती हुई नजर आती है। तो ये पार्टी है जो हिस्सा ले रही है। अगर अन्य सियासी दल की हम बात करें तो बांग्लादेश में पूरी या कुल बोले तो 50 से ज़्यादा रजिस्टर्ड दल हैं, जिसे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, अमर बांग्लादेश पार्टी, बांग्लादेश लेबर पार्टी, ये छोटे छोटे जो हैं ऐसी पार्टियां हैं जो इस बार के आम चुनाव में हिस्सा ले रही है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा नजरें हैं वो बीएनपी पर रहने वाली हैं। अवामी लीग के बांग्लादेश में बैन होने के बाद बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिस पर सबकी निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं, और भारत को भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, हमारे जो बड़े लीडर्स हों, जिनमें खुद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि खालिदा जिया के निधन के बाद बांग्लादेश भी गए थे, उनके जो अंतिम यात्रा थी उसमें भी वो शामिल हुए थे, और ये मैसेज भारत की तरफ से कहीं ना कहीं दिखाने के लिए था कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द चुनाव होने के बाद जब सब कुछ ठीक होगा, एक लोकतांत्रिक सरकार का वहां पर गठन होगा, तो उसमें उस पर कहीं ना कहीं भारत की भी नजर होगी, क्योंकि भारत को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं कि हम अपने जो रिश्ते हैं बांग्लादेश के साथ उनको और ज़्यादा प्रगाढ़ करें, उनको और ज़्यादा जो है वो अच्छे करें, उस पर भी हमारी नज़र जो है वो बनी रहने वाली है। तो अब इंतज़ार 12 फरवरी का, जब आम चुनाव बांग्लादेश में होंगे। उम्मीद यही है कि लोकतांत्रिक तरीके से वहां चुनाव हो और एक ऐसी सरकार वहां पर चुनकर आए जो बांग्लादेश को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाने का काम करे और अपने पड़ोसियों, खासकर भारत के साथ अच्छे रिश्तों को दोबारा से स्थापित करे। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ राय रखते हैं, क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर लिखें। देखते रहें, जुड़े रहें दैनिक जागरण।